व्याकरण में हमारा हमेशा से एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है संधि। कक्षा 11वीं में भी और वैसे ही बड़ी कक्षाओं में भी संधि तो हमने संस्कृत में पढ़नी ही है, ज़रूर पढ़नी है और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। अगर ये समझ में आ जाए तो हमें 6 से लेकर के 10th 11th 12th सब की संधि जो है आने लग जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं संधि के विषय में समझेंगे, पढ़ेंगे। संधियाँ कितनी होती हैं उनके बारे में भी अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहली बात तो लिखा हुआ है कि संधि को किस तरह से समझना है। मान लो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से एक लाइन बना दी है, ठीक है, और लाइन के बीच में से मैंने यहाँ एक और लाइन बना दी, 2 लाइन बन गई, एक यहाँ पर बन गई, एक यहाँ पर बन गई। अब मुझे इनको जोड़ना है। अब मैं इनको अब क्या करूँगा, जोड़ूँगा, ठीक है। कहाँ जुड़ेगी ये, मैं वहाँ पर एक अलग से रंग दे देता हूँ। 2 मिनट, मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ। जुड़ कहाँ रही है ये लाइन, यहाँ पर, इस जगह पर। तो संधि कहाँ होगी, यहीं पर होगी। यहाँ मान लो एक शब्द लिखा है, यहाँ दूसरा शब्द लिखा हुआ है, तो संधि कहाँ होगी, उनके पहले वाले शब्द के अंत में होगी, पहले वाले शब्द के अंत में होगी, और बाद वाले शब्द के पहले में होगी, बाद वाले शब्द के शुरू में होगी, ठीक है। शुरू और अंत में होती है संधि। यहाँ 2 शब्दों की संधि हो गई। तो 3 शब्द भी हो सकते हैं एक लाइन में, 4 भी हो सकते हैं। उन सबको जोड़ा जाता है जब, तो जोड़ा यहीं से जाता है। हम कभी भी इसको और इसको नहीं जोड़ पाएंगे। ये जोड़ने और तोड़ने का काम तो मैकेनिक लोग भी करते हैं, किसी चीज़ को तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो भाषा है, ये संस्कृत भाषा, तो इसमें किसको जोड़ा और तोड़ा जाएगा, है ना। इसमें किसको जोड़ा और तोड़ा जाएगा, तो इसमें जोड़ा और तोड़ा जाएगा इनको। ये क्या है, ये हैं हमारे अक्षर। संस्कृत में इस तरह से अक्षर होते हैं जिनको हम महेश्वर सूत्रानी कहते हैं। आयुन रेल रेक एयोंग एयो छाया वरट लन जमा गणनम झा भय गड़दश जब गड़दश खापा चटता चटतब, उस तरह से कापय शशसर हल, इस तरह से हो जाते हैं सारे। 14 होते हैं इस तरह से। यहाँ हमने 11 बताए, मैं आपको और बता देता हूँ, 4 और भी हैं, ठीक है। कुल कितने हो जाते हैं, 14 होते हैं। यहाँ 11, 12, 13 और 14, इनको महेश्वर सूत्र कहते हैं। भगवान शिव के डमरू से ये निकले थे। अब बात करें इन सब अक्षरों की, तो इन अक्षरों को संधि पढ़ने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। एक जो कहलाते हैं स्वर, एक स्वर कहलाते हैं, और दूसरे कहते हैं व्यंजन, ठीक है, और तीसरे कहते हैं विसर्ग। तो संधियाँ जो हैं वो 3 तरह की होती हैं, स्वर होती हैं, व्यंजन होती हैं और विसर्ग होती हैं। 3 तरह की संधियाँ होती हैं। अब अगर हम बात करें स्वरों की, तो स्वर तो 3 ही होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से, आ ई ऊ, ये मुख्य रूप से 3 स्वर हैं जिनकी संधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। वैसे री और री, ये 5 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 5। ये मुख्य स्वर होते हैं 5। ये मुख्य स्वर जिनको हम कह सकते हैं मेन, ठीक है, मुख्य हैं, ये मुख्य स्वर हैं। अब इन्हीं से मिलते जुलते समान स्वर निकलते हैं। समान स्वर जैसे इन्हीं जैसे मिलता जुलता कहलाएगा समान स्वर। ई से मिलता जुलता ये समान स्वर, ऊ से मिलता जुलता ये वाला समान स्वर। अब री जो है, इसमें ये तो हो गई छोटी री, इसके नीचे में एक और ऐसा करते हैं बड़ी री। वैसे री जो कि आज के समय में नहीं लिखा जाता है, वेदों के समय में लिखा जाता है। अब ये कितने हो गए, 5 और 5 10 हो गए, ठीक है। उसी तरह से है ए, ऐ, ओ और औ, ये मिला करके हो गए हमारे सारे स्वर। अब ये ए, ऐ, ओ, औ क्या है, ये संयुक्त स्वर है। ये क्या है, संयुक्त स्वर कहते हैं इनको। संयुक्त क्यों कहते हैं, संयुक्त मतलब एडिड हैं, इनमें कुछ और चीज़ ऐड है तब जाके ये बना ए और ये बना ऐ। कैसे बना, आ में जब ई मिला तो क्या बन गया, ए बन गया, ठीक है। वैसे ही आ में जब ए मिला तो क्या बन गया, ऐ बन गया।
वैसे ही ओ को समझिए, आ में जब ऊ मिला तो बन गया ओ। वैसे ही औ कैसे बना, आ में जब ओ मिला तो बन गया औ। क्लियर। तो ये स्वरों की सारी बात आ गई। अब हमें संधियाँ पढ़नी है 3, एक पढ़नी है स्वर, एक पढ़नी है व्यंजन और एक पढ़नी है विसर्ग। तो जब स्वरों में स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि कहलाएगी। स्वरों में कौन सा स्वर, मतलब मान लो आ में ई मिल रहा है तो आ भी स्वर है तो ई भी स्वर है, दोनों स्वर हैं। तो जब स्वरों के बीच में संधि होती है तो उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि। ठीक है। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले जो संधि है वो स्वर संधि ही है। तो स्वर संधि को पढ़ने के बाद हम व्यंजन संधि वाली साइड बढ़ेंगे। यहाँ बात होगी सिर्फ स्वर संधि की। तो संधि के भेद 3 होते हैं। एक स्वर संधि होती है जिसमें स्वरों के साथ स्वर मिलते हैं। व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में स्वर भी और व्यंजन भी, ऐसा भी हो सकता है व्यंजन और स्वर भी, ऐसा भी हो सकता है और व्यंजन भी मिल सकते हैं। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर भी मिलता है और विसर्ग के साथ व्यंजन भी मिलता है। लेकिन पहले जो संधि है वो है स्वर संधि। तो संधि के नियम जो हैं उनके अनुसार हम सारी संधियां हम करेंगे। जैसे स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के भी भेद हैं। स्वर संधि के भी क्या हैं, भेद हैं। स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच संधि। तो वो थोड़ा सा विस्तार हो गया। अब इनके भेद क्या हैं। पहली जो संधि है वो दीर्घ संधि है। अब दीर्घ शब्द जो है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, बिग, लार्ज, है ना, बड़ा, बिग, लार्ज कहेंगे। अब वर्णों में जो बड़े अक्षर होते हैं उनको बड़ा अक्षर कहते हैं, बिग वाला कहते हैं, लार्ज वाला कहते हैं। अब जैसे ये छोटा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है ना, ऐसे बोला हुआ है हमने, हिंदी में भी बोलते थे छोटा बड़ा। तो दीर्घ संधि में क्या होगा, जो भी होगा बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन होगा किन में, तो स्वर तो बहुत सारे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो स्वर हमारे सामने लिखे हुए हैं इन्हीं में ही दीर्घ संधि होती है। किन किन में, आ और आ में, ई और ई में, ऊ और ऊ में, और री और री में। तो इनके सामने, जैसे आ के सामने में, आ के सामने में इससे मिलता जुलता कोई समान स्वर आ जाए, आ का समान स्वर कौन सा हो सकता है। आ का समान स्वर या तो आ हो सकता है या हो सकता है आ, है ना। आ का समान स्वर ई तो नहीं है ना, ई तो ई का समान स्वर है, ऊ का ऊ समान स्वर होगा, री का री समान स्वर हो जाएगा। तो जब भी समान स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आ के सामने आ का समान स्वर आएगा तो आ बन जाएगा, ई आएगा तो ई हो जाएगा, ऊ होगा तो ऊ बन जाएगा, री होगा तो री बन जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो दीर्घ ही होगा, दीर्घ मतलब बड़ा हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर एक उदाहरण है, इस उदाहरण से आप समझिए। जैसे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, पहला उदाहरण है वेद और अंतः। क्या है, वेद और अंतः। अब आप देखेंगे ये जो वेद शब्द है ये वेद है, तो वेद में अंतिम अक्षर कौन सा है, वा ए दा। तो इसमें से अंतिम अक्षर निकालेंगे तो आ है। कौन सा है, अंतिम अक्षर आ। ये वेद लिख दिया। अब ये पहला शब्द उसका अंतिम अक्षर आ है, बाद वाला शब्द उसका पहला अक्षर कौन सा, आ है। अब आ और आ दोनों मिल गए, आ के सामने समान स्वर आ है, तो इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह पर हो जाएगा दीर्घ, बड़ा हो जाएगा, इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, वेद, उसके बाद आ, फिर आधा ना और ता, ये बन गया। अब हम इन्हें क्या करेंगे, मिला देंगे। तो दा हलंत में जब आ मिलता तो ऐसे हो जाता है और बाकी वाला वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, तो बन जाएगा वेदांता। समझ में आया। तो ये दीर्घ संधि कहती है। अब दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे हमारे सामने यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है। क्या उदाहरण है, विद्यार्थी। क्या उदाहरण है बच्चों, विद्यार्थी, जो हम भी हैं। तो विद्यार्थी के अंत में देखो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, विद्या का अंतिम अक्षर आ है और अर्थी का पहला अक्षर आ है। तो ये दोनों आ और आ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारे सामने विद्यार्थी। तो वैसे ही मुनिंद्र, मुनिंद्र में क्या है, मुनि में अंतिम अक्षर क्या है, जब आप मुनि बोलते हो, मुनि मुनि मुनि, ई आ रहा है अंत में, है ना। तो इसमें अंत में क्या आ रहा है, ई, और इस तरफ पहला अक्षर कौन सा, ई। तो दोनों की जगह पे कौन सी ई हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी।
ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी, मा ऊ ना मुन, फिर आ जाएगा हमारे पास ई, फिर आ जाएगा हमारे पास ई, फिर आ जाएगा हमारे पास आधा ना और द्रा। अब इनको हमने जोड़ना है। अब यहाँ पर दो ई तो एक साथ नहीं रहेंगी, ई का समान स्वर ई ही है, तो इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो सिचुएशन नंबर 2 कुछ इस तरह से बनेगी, मुन ई और आधा ना और द्रा। फिर क्या होगा, हम इन्हें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ना में जब बड़ी ई मिलेगी तो मुनि बन जाएगा, बाकी वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, तो मुनिंद्रा बन गया। अब बच्चों हमारे सामने है बधू और उत्सवः। क्योंकि यहाँ बधू में अंतिम ऊ है, उत्सव में पहला ऊ है, और इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, एक ही ऊ हो जाएगा और बन जाएगा हमारे सामने वधूत्सवः। वैसे ही पितृऋणम और ये वाले उदाहरण हमें बहुत कम आते हैं, तो फिर भी आप देख लीजिए, पितृऋणम से बन गया पितृऋणम। अब बच्चों हमारे सामने है गुण संधि, दूसरी संधि, दीर्घ संधि में ही एक आती है गुण संधि। गुण संधि में क्या है, गुण संधि का रूल क्या है, नियम है, तो ये भी स्वर संधि, स्वरों में ही होगी क्योंकि स्वर संधि का ही भेद है। तो गुण संधि में क्या रूल है, नियम क्या है कि जब आ और आ के बाद ई आए, पहले तो समान स्वर की बात हो रही थी ना कि आ और आ के बाद आ ई आए, लेकिन अब वो नहीं है। अब आ और आ के बाद ई आए, ऊ आए, री आए अथवा री आए, तो उसके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। ठीक है, एक सूत्र है संस्कृत में, अदेंग गुणः, जैसे रूल मैथ्स में होते हैं वैसे व्याकरण की संधि में भी होते हैं। अब क्या कहता है कि अगर आ और आ के बाद में क्या आ जाए, या तो छोटी आए या बड़ी आए, कोई भी आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका, ए हो जाएगा। जैसे उप और इंद्र है, उप में जो ऊ पा है, पा में क्या है, आ है, ठीक है, और इंद्रा में सामने ई दिख रहा है, ठीक है, आ के सामने क्या आ गया, ई आ गया। तो यही रूल कहता है, आ के सामने अगर ई आए तो इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो क्या सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा, उप है ना, उसके बाद आ, फिर उसके बाद ई, उसके बाद आधा ना और द्रा। ठीक है, अब ये आ और ई जो दोनों सामने सामने एक साथ में नहीं रह सकते, इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये सिचुएशन हो जाएगी, उप, ए और उसके बाद में आधा ना और द्रा। अब इनको मिला दें, पा में ए मिल जाएगा, पे बन जाएगा, है ना, और आधा ना और द्रा इस तरह से लिख दिया जाएगा, उपेंद्रा। वैसे ही आ और आ के सामने ऊ और ऊ आ जाए तो बन जाता है क्या, ओ। तो वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तव, तव में आ है और आ के सामने में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ठीक है, आ और ऊ दोनों में ओ बन जाएगा, तो बन जाएगा तवो, तवोर में ही बन जाएगा। तो देखो तवोर में लिखा है। वैसे ही और आ के सामने री आ जाए तो अर बन जाता है, जैसे देव ऋषि में बन गया देव ऋषि। आ और आ के सामने री आया तो बन गया अल। तो ये है हमारी गुण संधि। गुण संधि में क्या है, अब सभी स्वरों का प्रयोग जो है हम अलग अलग संधियों के लिए कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आ और ई का ही योगदान है, आ और ऊ का ही है, और आ और री का और आ और री का ही है। अब बढ़ते हैं आगे और हमारे सामने है वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ भी बढ़ाना होता है, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ाना, ग्रोथ करना, है ना। तो यहाँ पर बढ़ेगी कोई चीज़, मतलब न्यू आ जाएगी। तो न्यू कैसे आएगी, जैसे आ और आ के बाद अगर ए और ए हो तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, ठीक है। और वैसे ही आ और आ के बाद अगर ओ और औ हो तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। तो यही तो वृद्धि संधि है, यहाँ वृद्धि हो रही है। पहले मैं आपको कह रहा था ना, ये ए और ए जो है वो कैसे बनते हैं, कैसे बने थे, वो मैंने आपको अलग से बताया, वो गुण संधि थी। अब वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि में ए, ओ, औ और आ इन तीन तरह के अक्षरों का ही आपको संधि होता दिखेगा। तो जैसे यहाँ है आ और आ के बाद अगर ए और ए हो तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे लिखा है सदा और एवा। सदा में अंतिम क्या दिख रहा है आपको, आ। अंतिम अक्षर कौन सा है, अब इस तरह से करके देख लीजिए, दा के बाद में आ रहा है, क्या आ रहा है, आ, सदा। फिर बाद में क्या आ रहा है, ए, और आ के बाद में ए आ गया तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा।
इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा ए, तो बन जाएगी सिचुएशन ऐसी, सद ए और उसके बाद में वाह, क्या हो जाएगा वाह। तो अब इनको हम मिला देंगे तो इस तरह से बन जाएगा सद ए वाह। जब भी आपको ए के ऊपर में एक मात्रा दिख जाती है तो वो जब भी किसी के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर दो मात्राएं लगती हैं। वैसे ही आ और आ के बाद में अगर ओ आ जाए तो क्या बन जाता है, यहाँ देखिए आप, महा लिखा हुआ है। महा में अंतिम अक्षर आ है और औदार्यम में पहला अक्षर है औ। तो आ के सामने में क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो क्या बन रहा है हमारे सामने, महौदार्यम। तो अभी अगर आपने और भी इसके उदाहरण वगैरह देखने हैं तो मेरी एक और वीडियो है संधि वाली, उसमें जाके देख लीजिए। अब है हमारे पास यन संधि। यन संधि में देखो ई ऊ री और री, ठीक है, इन्हीं का ज़्यादा योगदान है। और इसके बाद लिखा है कि इनके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए। असमान समझते हैं, समान स्वर तो होता है एक जैसा दिखने वाला, असमान मतलब कोई अलग स्वर आ जाए। तो ई को या हो जाता है, ये जो ई है दोनों इनको या हो जाएगा, ऊ को वा हो जाएगा, वैसे री को रा हो जाएगा और री को ला हो जाता है, ठीक है। तो देख लो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कुछ उदाहरण इसके। यहाँ देखो लिखा है ई और ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो ही क्या होगा, ई को या हो जाएगा। ई को क्या होना है, या। वैसे ऊ और ऊ के बाद में कोई अगर भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, वाह। ऊ और ऊ के बाद अगर समान स्वर आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी ना, तो भिन्न स्वर आना चाहिए। और री के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। वैसे ही री के सामने अगर कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो ला हो जाएगा। जैसे लिखा है री और आकृति लाकृति। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण हमें सामने दे रखे हैं, इससे पहला उदाहरण है यदि और अपि। यदि में या धा ई और उसके बाद क्या है अपि, आ फिर पी। अब देखो ई के सामने समान स्वर नहीं आ रहा है ना, ई के सामने आ रहा आ, तब ई की जगह पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो जब या हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, या धा या कौन सा होगा, हलंत होगा, या धा या। और उसके बाद आ और उसके बाद पी। अब इनको मिला दो। जब हम मिला देंगे तो धा और या कभी भी इकट्ठे जो हैं वो एक जैसे नहीं लिखे जाते, वो इस तरह से लिखते हैं, यद्य, ठीक है। आ मिल गया इसमें, या में आ मिल गया तो या हो गया, और पी का पी लिख देंगे तो बन जाएगा यद्यपि। वैसे ही है मधु और अरि। मधु में ऊ है, ऊ के सामने जो है समान स्वर नहीं है, मतलब भिन्न स्वर है। ये री वाले उदाहरण जो हैं वो कम ही आते हैं, ज़्यादातर आते हैं ई वाले, ऊ वाले, ये वाले दो वाले उदाहरण आपको अच्छे से और भी देख लेने हैं उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारी बुक में भी, उनको वहाँ से आप जाके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। रूल्स जो हैं, नियम जो हैं, वो अगर आ जाएंगे आपको तो सब आ जाएगा। वैसे ही है इसमें अयादी संधि, ये भी क्या है, स्वर संधि का भेद है, अयादी संधि कहते हैं। इसमें ए ऐ ओ औ इनका ज़्यादा रोल होता है। इनके बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए, इनके बाद ए के बाद में कोई स्वर आ जाए, ए के बाद में आ जाए, ओ के साथ औ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, तो क्रम से क्या हो जाएगा, आए अब आप, ये हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है ने और अनम, क्या लिखा हुआ है, ने और अनम। अब ने में ए है, ने में क्या है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ना और ए, यही है ना, ने, ना और ए से बनता है ने। तो इसके बाद में क्या है, अनम में आ है, मतलब कोई भी स्वर में आ भी आता है स्वर, है ना। ए के बाद आ रहा है, अब ए के बाद में आ आए तो क्या हो जाएगा, जब ए के बाद में आ आए तो क्या हो जाएगा, देखो लिखा ए के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, आए। यहाँ क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आए। अब सिचुएशन क्या बन जाएगी, ना आए और अनम, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अब हम इन्हें मिला देंगे, ना में आ मिलेगा तो ना पूरा हो जाएगा, या में आ मिलेगा तो या पूरा हो जाएगा, और नम का नम ही रहेगा तो बन जाएगा नयनम। ये आपको समझ में आ गया। वैसे ही ये लिखा नई और अकहा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ नहीं है, यहाँ ने नहीं है, मतलब ये वाला ए है,
तो ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आय बन जाएगा। ठीक है, नहीं और अका से बन गया नायका। जैसे पो और अनम से पवनम बन गया, पो और अका से पावका बन गया। पो और अनम से पावनम कैसे बना, तो उसको आप यहाँ लिखते हैं पा, उसके बाद आ गया ओ। पा और ओ से क्या बनता है, पो, है ना। तो पो और अनम लिखा हुआ है ना, तो सामने क्या है, अनम। अनम में पहला अक्षर कौन सा, आ है। अब ओ के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है। जब ओ के बाद में क्या आए, आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब। अब हलंत हुआ तो क्या बन जाएगा, पा, अब, और अंत में क्या है, अनम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको मिला देंगे। पा में आ मिला तो पा पूरा हो गया, वा में आ मिला तो वा पूरा हो गया। तो नम का नम लिख देंगे तो बन जाएगा पवनम। ये भी समझ में आ गया। वैसे ही है पाव का, औ आया है पऊ में, है ना, तो आव आ जाएगा तो बन जाएगा पाव का। पौआ कहा, पाव का। वैसे ही है बच्चों प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि मतलब यदि किसी शब्द या धातु के द्विवचन के रूप के अंत में, अब यह शब्द या धातु का द्विवचन, जैसे मैं यहाँ एक शब्द रूप लिखता हूँ बालकः, और उसके बाद लिखता हूँ बालकौ, उसके बाद लिखता हूँ बालकाः। आप मुझे बताओगे यहाँ पर द्विवचन कौन सा है, तो आप बताओगे बालकौ है। वैसे ही मैं लिखता हूँ पठति, पठतः, पठन्ति। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर द्विवचन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर पठता, बिल्कुल यही द्विवचन है। तो आप संधि कहाँ होगी, द्विवचन के शब्दों में संधि होगी, एक वचन और बहुवचन नहीं, सिर्फ द्विवचन। द्विवचन के रूप के अंत में दीर्घ ई हो, ऊ हो अथवा ए हो, और उसके बाद स्वर वर्ण हो, उसके बाद स्वर वर्ण हो, कोई भी व्यंजन नहीं, तो कोई भी संधि नहीं होगी। इसी को प्रकृति भाव कहते हैं। इसका मतलब है ईदु दे द्विवचनम प्राग्रियम, एक सूत्र है। जैसे यहाँ लिखा है हरि और इमौ, हरि और इमौ, तो यहाँ पर क्या है, हरि क्या है, हरि द्विवचन है। ठीक है, हरि हरि हरयः, इस तरह से रूप चलता है इसका, तो द्विवचन है। इसके सामने क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ई आ रहा है स्वर, तो इनको वैसे ही क्या वैसे ही लिख दिया जाएगा। यहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी, यहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी, दीर्घ का निषेध हो रहा है। देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह ई है, लेकिन दीर्घ संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन है। हरि क्या है, द्विवचन। वैसे यहाँ लिखा है गंगे और यहाँ लिखा हुआ अमु, गंगे और अमु, तो यहाँ पर गंगे जो है वो क्या है, द्विवचन है, गंगा, गंगे, गंगा। तो ये भी वैसे के वैसे ही लिख दिए जाएंगे। यहाँ आय निषेध हो जा रहा है, क्या हो रहा है, आय, यहाँ आय नहीं होगा, है ना। ए के बाद में आ रहा है तो आय आदेश नहीं होगा, यहाँ आय नहीं होगा। तो ये प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का मतलब होता है जैसे का वैसा ही लिख देना। तो स्वर संधियाँ यहाँ पर आके हो जाती हैं ख़त्म प्रकृति भाव तक। तो अब है हमारे सामने व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि में एक संधि है श्चुत्व संधि। अब मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि हमने ये पढ़ा ना अभी स्वर संधियों के बारे में। तो व्यंजन संधियों में, व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के साथ स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिल सकता है, तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं, है ना। अब व्यंजन संधि के प्रकार जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे स्वर संधि के प्रकार हमने देखे, व्यंजन संधि के भी प्रकार होते हैं। 2 मिनट थोड़ा और आगे चलते हैं। तो व्यंजन संधि में मेरा कहने का मतलब है कि आपको ना व्यंजन जो हैं सारे आने चाहिए। जैसे स्वर आपको आगे ना आ, ई, ऊ, री और री, वैसे आपको व्यंजन सारे आने चाहिए। और व्यंजन संधि में भी सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये, आपको कवर्गों का पता होना चाहिए। कवर्ग कौन से होते हैं, का, खा, गा, घा, ङा। चवर्ग पता होना चाहिए, चा, छा, जा, जा, ञा। टवर्ग टा, ठा, डा, डा, ना। तवर्ग ता, था, दा, दा, ना। पवर्ग पा, फा, बा, बा, मा। इसके बाद कौन से होते हैं व्यंजन, या, रा, ला और वा, ये भी व्यंजन ही होते हैं, इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और कौन से हैं, शा, शा, सा और हा, यही होते हैं व्यंजन। बस इतने व्यंजनों का आपको भली भांति पता होना चाहिए। जब ये व्यंजन आपको आ जाएंगे तो आपके लिए व्यंजन संधि ईजी हो जाएगी। तो चलिए व्यंजन संधि में चलते हैं आगे। तो व्यंजन संधि की एक संधि है बच्चों श्चुत्व संधि। कौन सी संधि है, श्चुत्व। तो श्चुत्व संधि में
रूल क्या है कि सकार, सकार बोलेंगे सा को, ठीक है। और तवर्ग से पहले, तवर्ग कौन से होते हैं, ये वाले, ता था दा धा ना, तवर्ग से पहले, से पहले मतलब पहले या बाद में, है ना। पहले होता है ये और बाद में होता है ये, मतलब पहले ये हो गया, बाद में ये हो गया। तो सकार और तवर्ग से पहले या बाद में शकार आ जाए, शकार, शकार मतलब ये वाला शा आ जाए, या चवर्ग आ जाए। चवर्ग कौन सा अक्षर होते हैं, चा छा जा जा ञ, ये होते हैं ना चवर्ग, चा छा जा झा और ञ। तो व्यंजन संधि में जितने भी व्यंजन है ना सब कवर हो जाते हैं, लगभग सभी की संधियाँ होती हैं। ये चा छा जा जा ये चवर्ग हो गए। तो पहले या बाद में चवर्ग कोई भी हो तो सा को शा हो जाता है और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। मतलब ये तवर्ग है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, छा हो जाएगा, जा हो जाएगा, झा हो जाएगा, ञ हो जाएगा। मतलब ता को चा हो जाएगा, था को छा हो जाएगा, दा को जा हो जाएगा, धा को झा हो जाएगा, ना को ञ हो जाएगा। यही है इसका नियम। क्या है, फिर से पढ़ लो कि सकार और तवर्ग से पहले या बाद में, सकार और तवर्ग से पहले या बाद में शकार या चवर्ग कोई भी हो तो सा को शा हो जाता है। ये जो सा है इसको क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा, ये वाला शा। और तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा, ये तवर्ग है इसको क्या हो जाएगा, चवर्ग। तो यहाँ लिखा है पहले या बाद में, है ना। तो अब आप यहाँ देखेंगे इसका सॉल्व करके बताया हुआ है। जैसे लिखा है तपस और यहाँ लिखा है चिनौती, तपस और चिनौती, ये चतुर्थ संधि का उदाहरण है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सकार क्या है, सकार, सकार के पहले अगर शा हो या चवर्ग हो या बाद में भी हो तो क्या हो जाएगा, सा का क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। यही नियम था। तो मैं यहाँ पूरा आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया ता पा सा, तो ये सकार आ गया यहाँ पर, है ना। इसके पहले तो शा नहीं है और चवर्ग भी नहीं है, लेकिन बाद में ज़रूर है। बाद में क्या है, चा है ना। चा में क्या मिला हुआ है, ई, तो बना हुआ ची, ची नौती, है ना, इस तरह से लिखा हुआ। अब सा के बाद में क्या आ रहा है बच्चों, चा आ रहा है, तो सा का क्या हो जाएगा, नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। जैसे सा आधा है ना, शा भी आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तापश, तपश, ठीक है। और क्या हो जाएगा उसके बाद, चिनौती का चिनौती ही रहेगा, तपश, और चा में ई का ई ही रहेगा, ची नौती। अब जब भी आधा शाह लिखा होता है तो आधे शाह को लिखने का तरीका यही है, कभी अलग से नहीं लिखा जाता। अगर आप ऐसे लिख के आ जाएंगे तो ये भी सही ही है, लेकिन ये व्याकरण के नियम के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। तो बिल्कुल सही लिखना है तो आपको आधा शाह लिखना है इस तरह से, और इस तरह से आपने लिख देना ची नौती, तपस चिनौती। ये आपने समझ लिया होगा, समझ लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में क्या लिखा हुआ है, सत और चरित्रम। क्या लिखा है, सत और चरित्रम। सत चरित्रम में आपने देखा यहाँ पर क्या है, तवर्ग है। तवर्ग के बाद में अगर चवर्ग आ जाए, चवर्ग का कोई भी अक्षर आ जाए तो क्या होगा, उस तवर्ग की जगह पे वही चवर्ग का अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर ता लिखा हुआ है, ता है ना, सत, तो ये तवर्ग का पहला अक्षर है, सामने चा है ना। अब ये जो ता है इसके सामने जब चवर्ग आएगा तो ता की जगह पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। नियम यही है ना, तवर्ग की जगह में क्या होगा, चवर्ग होगा। तवर्ग होते हैं ता, था, दा, धा और ना। अब चवर्ग होते हैं चा, छा, झा, झा और ञ। अब ता की जगह पे छा नहीं होगा, ता की जगह पे धा नहीं होगा, ता की जगह पे चा ही होगा। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, चा, आधा चा, और सामने में चरित्रम का चरित्रम ही रहेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे तो क्या होगा, आधा चा इस तरह से सच, फिर चरित्रम, इस तरह से लिख दिया जाएगा, सच चरित्रम। यहाँ लिखा भी है। वैसे यहाँ उत है, ता क्या है, तवर्ग है। तवर्ग के सामने क्या आ रहा है, तवर्ग के सामने क्या आ रहा है, तो
त्वर्ग के सामने आ रहा है बच्चों चवर्ग का ज। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो जा है ना, ये वाला जा, इसी को देख करके ता का जो है जा बन जाएगा। जैसे इसको देख करके, इस चा को देख करके क्या बन गया, चा को बन गया ता का चा, वैसे ही इस जा को देख के क्या बन जाएगा जा, तो बन जाएगा उज्ज्वलम। ये बहुत बार आता है ये वाला उदाहरण, इसको आप ध्यान से देख लो। वैसे लिखा है जांच और ना, क्या बन गया जांचना। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर नियम ये कहता था कि अगर तवर्ग से पहले या बाद में, अब तवर्ग तो यहाँ पर है ना, है ना, तवर्ग का यही ता था ददन ना, अंतिम अक्षर है ना ना, पहले या बाद में, तो पहले में आ रहा है चवर्ग, चा आ रहा है, तो क्या होगा तवर्ग का क्या हो जाएगा, त्वर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा चवर्ग हो जाएगा। तो ना की जगह पे क्या होगा, चा का क्या हो जाएगा, चा का हो जाएगा न्या, क्योंकि यहाँ ना है तो ना की जगह पर क्या हो जाएगा न्या हो जाएगा, तो बन जाएगा जान्या, है ना। तो ये हो गया हमारा। लिखा है शाह के बाद त्वर्ग रहे, अगर शाह के बाद त्वर्ग रहे तो त्वर्ग को चवर्ग नहीं होता, जैसे विष और ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा विष्णु, ठीक है। शाह के बाद अगर त्वर्ग रहे तो त्वर्ग को चवर्ग नहीं होता। ये विशेष चीज़ है कि शाह के बाद अगर त्वर्ग रहे, यहाँ शाह है तो त्वर्ग इसके बाद में आ रहा है ना, तो वहाँ नहीं होगा। सिर्फ सकार और त्वर्ग के बाद में चवर्ग और शकार की बात हुई है, ना कि शकार के बाद में अगर त्वर्ग आए, ना सकार के बाद में अगर त्वर्ग आए तभी होगा, शकार के बाद में अगर त्वर्ग आएगा ताथा ना आएगा तो नहीं होगा। वैसे ये हमने श्चुत्व संधि पढ़ी, अब है श्टुत्व संधि। श्टुत्व संधि भी बिल्कुल मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दोगे। लिखा है यहाँ सा या तवर्ग, सेम वही रूल है, कुछ चेंज है। ता था दादा ना से पूर्व, पूर्व मतलब पहले अथवा बाद में, पूर्व अथवा बाद में शाह या टवर्ग आए। अब यहाँ पर शाह की बात हो रही है, ये वाले शाह की नहीं हो रही। श्चुत्व संधि में यहाँ पर चू था, आधा शाह और चू, यहाँ टू है, टू का मतलब है टवर्ग, ठीक है। शाह या टवर्ग, टवर्ग कौन सा होता है, टा ठा ड डन्ना का कोई भी वर्ण हो तो सा को शाह हो जाएगा और तवर्ग को टवर्ग हो जाएगा, बस वही रूल है श्चुत्व संधि में। श्चुत्व संधि में वही वैसा ही रूल है। यहाँ आप देख रहे हैं रामस और यहाँ पर लिखा हुआ है षष्ठा, तो यहाँ सकार के बाद में क्या आ रहा है बच्चों, शाह आ रहा है, क्या आ रहा है शाह, तो सा का क्या हो जाएगा शाह हो जाएगा, बस यही हो गया, यहाँ पर बन गया रामस षष्ठा। वैसे ये यहाँ पर तत्व और टीका, तत्व और टीका में क्या हो गया, ता के बाद में तवर के बाद में क्या आ रहा है टवर्ग आ रहा है, तो ये जो टा है इसकी वजह से ता का भी क्या हो जाएगा टा ही हो जाएगा, तो बन जाएगा तट्टिका। वैसे ये कृष और तहा, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ क्या आ रहा है तवर्ग आ रहा है, किसके बाद आ रहा है शकार के बाद में आ रहा है, किसके बाद में आ रहा है शकार के बाद में, तो बन गया कृष्ठा। यहाँ कुछ अलग नियम है, ऊपर में कुछ अलग नियम था, वहाँ पर तो ये था कि शाह के बाद में अगर तवर्ग आएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर शाह के बाद में अगर तवर्ग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तवर्ग का टवर्ग हो ही जाएगा, ठीक है। पहले और बाद में बात की हुई थी ना, इसलिए यहाँ टवर्ग हो गया। अब है बच्चों उसके बाद जशत्व संधि। जशत्व संधि में लिखा है कि पद के अंत में जल, जल कौन सा होते हैं, वर्ग का पहला द्वितीय और तीसरा चतुर्थ वर्ण, है ना। कोई भी वर्ग जो है उसका पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण। अब वर्ग हमने यहाँ देखे थे, तो यहाँ पर ये पहला अक्षर है, पहले इसको मिटा लेता हूँ, रुको। अब देख रहे हैं वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, तो यहाँ हमें दिख रहा है सामने, ये पहला अक्षर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है ना। पांचवें अक्षरों की यहाँ पर बात नहीं हुई, किसमें, जशत्व संधि में, है ना। तो ये जशत्व संधि हमारे सामने यहाँ लिखी हुई है, देखो कवर्ग का खा गा गा मा, क्या लिखा हुआ है जशत्व संधि का जो नियम है यहाँ लिखा है कि यदि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में, जैसे यहाँ दिक लिखा है ना, इसके अंत में, इसका अंत क्या है, इसके अंत में क्या आ रहा है का आ रहा है, किसी वर्ग का प्रथम अक्षर होता है, तो का जो है कवर्ग का प्रथम अक्षर है ना, हाँ है, तो उसके स्थान पर, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है, तो उसी के स्थान पर क्या हो जाता है तृतीय अक्षर हो जाता है। जैसे यहाँ पर का है तो का के सामने आ है, तो शब्द के अंत में देखना हमने, शब्द के अंत में का आ रहा है
तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, गा। तो क्या हो जाएगा, जब गा हो गया तो बन जाएगा दिग, और अंबरहा अंबरा, और जब मिला दिया जाएगा तो बन जाएगा दिगंबरा। अब ये तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पर चा की जगह पे क्या हो जाएगा, झा हो जाएगा, टा की जगह पे ढा हो जाएगा, ता की जगह पे दा हो जाएगा, पा की जगह पे बा हो जाएगा। सबके उदाहरण यहाँ सामने लिखे हैं। जैसे अच आदि से क्या बन जाएगा, चा का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, तो बन जाएगा अज। षट टा टवर का पहला अक्षर आ रहा है, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा डा, बन जाएगा षडवादनम। ता का तीसरा अक्षर हो जाएगा दा, चिदानंद। पा का तीसरा अक्षर होगा पापा, बा हो जाएगा अब्जा, है ना। अब यहाँ आप देखो कुछ और उदाहरण। क्या लिखा है संधि में कि पद के अंत में वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म शा शा सा हा वर्ण विद्यमान हो तो जश्त्व हो जाता है। यहाँ कुछ अलग तरीके से बताया कि अगर वर्ग का पद के अंत में वर्ग का पहला भी हो, दूसरा भी हो, तीसरा भी हो, चौथा भी हो, या ऊष्म हो शा शा सा और हा, तो जश्त्व हो जाता है। जश्त्व अपने वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण कहलाता है। अब देखो आप यहाँ पर जैसे क्या लिखा हुआ है, दिक् और अंतः, दिक् और अंतः। यहाँ का आ रहा है, क्या आ रहा है, का वर्ग का प्रथम अक्षर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, तृतीय अक्षर क्या हो जाएगा, गा, तो बन जाएगा दिग्गजः। दिग्गजा का क्या बन जाएगा, दिग्गजा, और दिक् अंत का क्या बन जाएगा, दिगंता। वैसे अच अंता का क्या बन जाएगा, चा का तृतीय अक्षर कौन सा है, जा, तो बन जाएगा अजंता। बुद्ध धी का क्या बन जाएगा, बुद्धि, है ना। कैसे हुआ है, यहाँ धा है तो धा का जो तृतीय अक्षर क्या कौन सा है, ता था दा, है ना, तो दा है तो दा हो जाएगा, उसकी जगह पे धा की जगह पे दा हो जाएगा, तो बन जाएगा बुद्धि। तो ये जश्त्व संधि का नियम था। जश्त्व संधि के बाद आ जाती है हमारी बच्चों षत्व संधि। कौन सी संधि आती है, षत्व। इसमें ये है कि वर्ग के पदांत प्रथम चार वर्णों के परे यदि शा हो और शा के बाद स्वर तथा यावारा हा हो तो शा को विकल्प से शा हो जाता है। शा होने पर पूर्ववर्ती ता रहे तो ता को शुत्व चा हो जाता है। इसको आप थोड़ा सा समझेंगे। ये जश्त्व संधि से थोड़ा सा हटके इसलिए इसको षत्व संधि कहते हैं। इसमें लिखा है कि वर्ग के पदांत, ठीक है, वर्ग के पदांत प्रथम चार वर्णों के परे। तो वर्ग जो हमने पढ़े हैं, है ना, तो प्रथम चार वर्णों के परे, जैसे वर्ग आगे हमारे ये वाले वर्ग आगे, मैं यहाँ फिर से आपको वर्गों पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये हमारे हैं सारे क्या हैं, वर्ग। तो इन वर्गांत में कुछ हम इस तरह से करेंगे। ये मैं मिटा रहा हूँ, पहले 2 मिनट रुको। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्गांत तो ये अक्षर हो गए सारे, ये वर्गों के अंत वाले अक्षर, इनको वर्गांत कहते हैं। इनके पहले चार अक्षरों से परे, का खा गा घा से परे मतलब बाद में, ठीक है। इनके बाद में अगर क्या आए, नियम क्या कहता है, इनके बाद में क्या आए, इनके परे यदि शा हो, इनके बाद में क्या है, शा हो, और शा के बाद क्या हो, स्वर हो या यावाराल हा हो, तो शा को विकल्प से शा हो जाता है। शा होने पर पूर्ववर्ती ता रहे तो ता को शुत्व से चा हो जाता है। तो शुत्व में आपने पढ़ा ही था कि सा और ता के बाद में अगर शा और चवर्ग आए तो तवर्ग का क्या हो जाता है, चवर्ग हो जाता है, वो शुत्व संधि है। अब यहाँ आप देखो लिखा है तत् और छिवा। क्या लिखा है, तत्, ता तत्, फिर उसके बाद लिखा हुआ है शिवा। क्या लिखा हुआ है, शिवा, ठीक है। तो क्या लिखा है, वर्ग के पदांत प्रथम चार वर्णों के परे। तो प्रथम चार वर्णों में ता आता है, बिल्कुल आता है ना। तो उनके परे यदि शा हो, बिल्कुल शा है, और शा के बाद स्वर हो, शा के बाद में स्वर भी है ना, शा के बाद में स्वर भी है,
यावारा हो तथा यावारा हो, स्वर भी हो और यावारा भी हो। तो यहाँ वाह है तो शाह को विकल्प से शाह हो जाएगा। शाह को क्या हो जाएगा? विकल्प से। विकल्प से मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? ता तत तत को तत ही लिखेंगे और यहाँ पर सामने लिख देते हैं शाह, उसके बाद में लिख देते हैं ई, उसके बाद में लिख देते हैं बच्चों वाह। अब आप देख रहे हैं यहाँ नियम ये कहता था कि अगर पदांत प्रथम 4 वर्णों के परे, तो प्रथम 4 वर्णों में ता आता है, तो ता के परे अगर शाह हो, है ना, शाह है, बिल्कुल है, और शाह के बाद अगर कोई स्वर हो, बिल्कुल स्वर भी है, ई है, और स्वर के बाद में अगर या वारा हा में से कोई अक्षर हो, बिल्कुल वो भी है, तो क्या हो जाएगा? शाह को विकल्प से शाह हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? शाह हो जाएगा, ये वाला शाह हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारे सामने? ता तत तत, ता तत तत और शाह, और उसके बाद ई, और उसके बाद वाह। एक तो सिचुएशन ये बन जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ क्या नियम कहा है कि ता को शुत्व चा हो जाता है। जो ता है इसको क्या होता है? शुत्व चा हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? चा हो जाएगा। तच, छा में ई मिल जाएगा तो बन जाएगा छी, और वाह का वाह लिख जाएगा तो बन जाएगा तच्छी वाह। विकल्प से है, विकल्प से मतलब बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एक बार तो बन गया, एक बार नहीं बना। ये षत्व संधि का नियम है। षत्व संधि आपके लिए नहीं है क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ी थी, इसलिए थोड़ा समय लगा इसमें। वैसे ये जगत और शरण्य, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्गांत, वर्गों के अंत के 4 अक्षरों में पहला अक्षर आता है ये ता, इसके बाद में शाह है। यहाँ ता को क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद ता का च्युत हो जाएगा, च्युत में चा आ जाएगा, शाह का शाह हो जाएगा, तो बन गया जगत शरण्य, जगत शरण्य, ये दोनों तरीके से। तो अब बच्चों षत्व संधि के बाद आती है हमारी अनुस्वार संधि। कौन सी संधि? अनुस्वार। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पदांत माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, का से लेकर के ज्ञा तक कोई व्यंजन हो तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। ये अनुस्वार संधि है। अनुस्वार कहते हैं किसको हैं? जो किसी शब्द के ऊपर में से बिंदी लगती है ना, कब बिंदी लगती है, कब जो है वो माँ इस तरह से लिखा जाता है, ये हमारे सामने प्रश्न रहता है हमेशा। तो कब होता है ये यहाँ नियम बता दिया गया कि अगर पद के अंत में माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। जैसे लिखा धनम और याचते, याचते में या क्या है? ये व्यंजन है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? ये जो माँ है इसका अनुस्वार कर देंगे तो बन जाएगा धनम याचते। वैसे पुस्तकम के बाद में ये पा व्यंजन है तो बन जाएगा पुस्तकम पठति। ये तो बिल्कुल सरल है, ये हमने बार बार पढ़ा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब है बच्चों हमारे पास पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि जिसमें लिखा है पद मध्यस्थ अनुस्वार के बाद, पद मध्यस्थ अनुस्वार के बाद वर्ग का कोई अक्षर अथवा या रा ला वा हो तो अनुस्वार को परस्वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, अनुस्वार को वर्ण का पंचम अक्षर होता है। जैसे ये एक शब्द है आशंकते, ये एक पूरा शब्द है, ये वाला आशंकते, इसको हम ऐसे लिखते हैं आशंकते, ये एक पूरा शब्द है। अब ये पद के बीच में आ रहा है, ये पद के बीच में आ रहा है, मतलब एक शब्द के बीच में आ रहा है ये अनुस्वार। तो अनुस्वार अगर बीच में आए, किसी शब्द के बीच में आए, तो यही लिखा है पद मध्यस्थ अनुस्वार के बाद वर्ग का कोई अक्षर, वर्ग का कोई अक्षर हाँ का है, अथवा या रा ला वा हो, तो या रा ला वा तो नहीं है लेकिन वर्ग का है अक्षर, तो अनुस्वार को परस्वर्ण, तो अनुस्वार को परस्वर्ण मतलब वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो का जो पंचम वर्ण क्या है वो क्या है? ङ। का पंचम वर्ण क्या है? ङ। तो ये जो अनुस्वार है इसका क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण हो जाएगा, तो बन जाएगा आशंकते, इस तरह से लिख दिया जाएगा आशंकते। तो कहीं कहीं पर अनुस्वार लिखा जाता है, कहीं कहीं पर अनुस्वार नहीं लिखा जाता। तो पर स्वर्ण संधि कहती है कि आपको इस तरह से करना है। तो वैसे लिखा है गुम्फिता, एक शब्द है गुम्फिता, गुम्फिता में आप क्या करना है? ये भी बीच में आ रहा है अनुस्वार, तो यहाँ पर फा है सामने में, यहाँ पर क्या है? फा, फा का पंचम अक्षर क्या है? माँ, तो बन जाएगा गुम्फिता, इस विसर्ग इसका क्या बन जाएगा? माँ बन जाएगा। तो पदांत में ये परस्वर्ण पंचम वर्ण विकल्प से होता है, जैसे त्वम करोषि, त्वं करोषि, त्वं करोषि विकल्प से होता है, मतलब आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो नहीं करें, दोनों हो सकते हैं, तो इसी को कहते हैं विकल्प। तो इसके बाद बच्चों हमारी जो महत्वपूर्ण संधि है वो विसर्ग संधि।
तो विसर्ग के स्थान पे सा हो जाता है, कई बार शा हो जाता है, शा हो जाता है। इसको सत्व संधि कहते हैं विसर्गों में, है ना। इसको सत्व, ये भी सा है, ये भी शा है, ये शा है। कुछ लैंग्वेज में इन तीन को सा ही बोलते हैं, तीनों को सा ही बोल देते हैं। देखा, यदि विसर्ग के बाद ता, था, चा, छा या टा, ठा रहे, मतलब त्वर्ग का ता था, चवर्ग का चा छा और टवर्ग का टा ठा रहे, है ना, तो विसर्ग के स्थान पर क्रमशः सा, शा, शा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पे मतलब ये जो विसर्ग हैं इनकी जगह पर क्या हो जाएगा, या तो सा हो जाएगा या शा हो जाएगा या शा हो जाएगा। क्या नियम है कि अगर विसर्ग के बाद में क्या है, ता, था है, इसके बाद में ता, था है, या विसर्ग के बाद में चा और छा है, या विसर्ग के बाद में टा और ठा है ना, तो क्या होगा, ये जो विसर्ग है ना, विसर्गों की जगह पे क्या हो जाएगा, क्रम से क्या हो जाएगा, सा, शा और शा, सा, शा और शा हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है ता या था, ता और था है तो सा होगा, चा और छा आएगा तो छा आएगा, टा और ठा है तो शा आएगा। हो जाता है ना, कहीं पर विसर्गों का सा बनता है, कहीं पर छा बनता है। और यदि विसर्ग के बाद का, खा है, यदि विसर्ग के बाद का, खा या पा, फा रहे तो विसर्ग ही रह जाता है। तो क्या रह जाता है, विसर्ग ही रह जाता है। ठीक है, आपने देखा का, खा, गा, गा, कवर्ग के आते हैं, फिर उसके बाद चाचा जन चवर्ग के आते हैं, टाठा डन्ना आते हैं टवर्ग के। वैसे कवर्ग के का, खा, पवर्ग के पा, फा, तो इनके सामने अगर विसर्ग रहे, विसर्ग के बाद में अगर ये रहें तो विसर्ग ही रहता है। जैसे लिखा है देवा करोति, देवा करोति, क्योंकि सामने क्या है, का है, कवर्ग का पहला अक्षर का है। अगर खा भी होता तो भी क्या होता, देवा खरोति होता। लेकिन अगर यहाँ पर का की जगह पे तरोती होता, देवा तरोती, तो ये जो विसर्ग है ना इनका क्या हो जाता, सा हो जाता, देवस तरोती हो जाता। एक्चुअली लिखा वृक्षा फलती, तो फ आ रहा है सामने में, तो क्या ऐसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा, वृक्षा। अब नियम एक और भी है कि यदि विसर्ग के बाद शा, शा, सा रहे, विसर्ग के बाद शा, शा, सा रहे, तो विसर्ग के स्थान पर शा, शा, सा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, शा, शा, सा, अथवा विसर्ग ही रह जाता है। जैसे हरिशेते, हरिशेते विसर्ग के बाद में शा आ रहा है तो विसर्गों क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा, तो बन जाएगा हरिशेते। इसको हम विकल्प से लिखेंगे, हरिशेते भी लिख सकते हैं, हरिशेते भी लिख सकते हैं, ये दोनों नियम लागू हैं। तो ये सत्व संधि हो गई। अब है ऋत्व संधि। और ऋत्व संधि में क्या है कि यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई और स्वर हो तथा विसर्ग से परे, विसर्ग के बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा या, रा, ला, वा हो, इनमें से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग को रा हो जाता है। ये थोड़ी सी बड़ी संधि है, इसको अब ध्यान से पढ़ लो बार बार। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, आ को छोड़ के, आ नहीं होना चाहिए विसर्ग से पहले, ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, ए हो सकता है, औ हो सकता है, ओ हो सकता है, री हो सकता है, री हो सकता है, लेकिन आ नहीं होना चाहिए। और विसर्ग के बाद में मतलब बाद में, है ना, इससे परे कोई स्वर या कोई भी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या, रा, ला, वा, हा, इनमें से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग को रा हो जाता है। जैसे लिखा बानु और यहाँ लिखा अयम, तो यहाँ लिखा है भानु, भानु विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊ, और विसर्ग के बाद में स्वर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो क्या होगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। तो इसीलिए इसको ऋत्व संधि कहते हैं, रा आ जाता है इसमें। तो भानु रयम हो जाएगा। साधुगता, साधुर्गता आ जाएगा, साधुर्गता, क्योंकि विसर्ग से पहले ऊ आ रहा है, आ को छोड़ के दूसरा स्वर आ रहा है, विसर्ग के बाद में कवर्ग का गा रहा है, साधुर्गता बन गया। अब बच्चों यहाँ एक चार्ट भी बना हुआ है जो हमने अभी समझ लिया।
अब है हमारे सामने उत्तो संधि। कौन सी संधि है? उत्तो संधि। उत्तो संधि में है कि यदि विसर्ग से पहले आ, पहले तो हमने पढ़ा आ नहीं होना चाहिए विसर्ग से पहले और उत्तो संधि में, लेकिन यहाँ उत्तो संधि कहती है कि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तथा यार अलावा हो तो विसर्ग को ऊ हो जाता है। तथा आ और ऊ दोनों इकट्ठे लिखे नहीं जाते तो उनमें गुण हो जाता है, ओ हो जाता है। गुण संधि हमने पढ़ी थी सबसे पहले, तो ओ हो जाता है। जैसे लिखा मनाहरी। मनाहरी में आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में यार अलावा का हा है ना, हा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विसर्गों का ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा मनोहरी। छात्रा वदती, छात्रो वदती। मनोरथा, मनोरथ। ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, इसलिए इसको ज़्यादा समय नहीं दे रहे हम। वैसे लिखा है विसर्ग से पहले और बाद में आ होने पर, पहले भी आ और बाद में विसर्ग, तो विसर्ग को ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग को ऊ हो जाता है। तो आ और ऊ को गुण हो जाता है, तो अगले आ के स्थान पर पूर्व रूप चिन्ह लगा दिया जाता है, ये नियम है। तो कहा आप ही लिखा है, यहाँ पहले भी आ है और बाद में भी आ है, तो ऐसे में क्या होगा? विसर्गों का तो ओ बन जाएगा, लेकिन ये वाला जो आ है ना, इसका क्या हो जाएगा? इसका पूर्व रूप चिन्ह लग जाएगा, इसको अवग्रह कहते हैं, ये लग जाएगा, तो बन जाएगा कहा अयम को अयम। सा गच्छत, स्व गच्छत। वैसे ही है बच्चों लोप संधि। लोप संधि का मतलब होता है गायब कर देने वाला संधि, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है कि विसर्ग गायब कैसे होंगे? विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग से परे आ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्लियर? अगर विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद में भी आ हो तो बाद वाले आ का अवग्रह हो जाता है, पहले वाले का विसर्ग का ओ हो जाता है। लेकिन यहाँ बाद में अगर लिखा है कि कोई और स्वर हो, जैसे लिखा अतः एव, आ को छोड़ के दूसरा स्वर है ना, तो क्या हो जाएगा? विसर्गों का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा अतः एव। अब वैसे ही एक और नियम है विसर्ग संधि के, बहुत सारे नियम हैं। जैसे ये लिखा है विसर्ग से पहले आ, कौन सा? दीर्घ आ हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यार अलावा अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये भी एक नियम है कि विसर्ग से पहले अगर आ हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यार अलावा हो अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे लिखा है, जैसे नराह आयान्ति बन जाएगा नरा आयान्ति। देवाः गच्छन्ति, देवाः गच्छन्ति। वैसे लिखा है एषा और सा शब्दों से परे, एषा और सा शब्दों से परे आ को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो तो इन शब्दों के विसर्ग का लोप हो जाता है। एषा और सा शब्दों से परे आ को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो, कोई अन्य वर्ण हो, आ को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो तो शब्दों के विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे लिखा है सहा वदति, यहाँ अन्य वर्ण है, आ को छोड़ के वाह है, तो बन जाएगा सा वदति, एषा जयति, एषा जयति। अब बच्चों है विसर्ग से पूर्व और विसर्ग के बाद वाले यहाँ पर अलग अलग नियम। यहाँ विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप, इस तरह से होता है। तो ये संधियाँ हैं जो क्लास 11th में हमने अच्छे से पढ़नी है। बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो प्रत्यय है, वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। फ़िलहाल आप इन संधियों को अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो और मन लगा के पूरा ध्यान से इनको पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी संधियाँ हमने पहले साल में भी पढ़ी हुई हैं 9th-10th में। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। तो बाकी हम व्याकरण की बाकी वाली वीडियो के लिए मिलेंगे किसी अगले दिन, ठीक है।